अस्सलाम वालेकुम। हमने एक दो प्रोग्राम में पहले भी बात की है कि कोई भी सियासी कैदी हो उसके ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी आयद करना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, और ये इंटरनेशनली किसी भी पाकिस्तानी लॉ या इंटरनेशनल लॉ में चले जाएंगे तो ये उसकी खिलाफ वर्जी है। इमरान खान 6-7 माह या जितना अरसा भी उनका गुजरा कैद तन्हाई के अंदर, उसके ऊपर शदीद किस्म के सवालात हैं और ये सवालात दुरुस्त हैं। उसका जवाब मिलना चाहिए कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को, उनके पर्सनल फिजिशियन को, उनके लॉयर्स को उनसे मिलने की इजाज़त क्यों नहीं है। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ वक्तों में सवालात उठे। एक जवाब यह आता था हुकूमत वक्त का कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जब उनसे मुलाकात करते हैं, ख़ास तौर पर उनकी बहनें उज़्मा के हवाले से, ताकि वो बाहर निकल कर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती हैं और ये पॉलिटिक्स होती है। बहरहाल नवाज़ शरीफ से उनके सारे फैमिली के लोग भी मिलते थे, सियासी बयानात भी देते थे, लेकिन ये माजी में कभी इसको बुनियाद बनाकर उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद नहीं की गई। लेकिन इमरान के ऊपर ये पाबंदी फ़िलहाल बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमेरात के लिए एक डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है कि अगर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना देंगे। अब ये ऐसा बड़ा दावा है जिसका पूरा होना मुमकिन कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आता, क्योंकि 26 नवंबर 2024 को जो कुछ यहाँ इस्लामाबाद में हुआ उसके बाद किसी भी सियासी तहरीक के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त दरकार होगा, जल्दी से कुछ हो नहीं पाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर में टुकड़ों में भी बटी हुई है। बहुत से ग्रुप्स हैं जो सारे एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, और आम तौर पर जब किसी भी जमात के एक मेन सेंट्रल फिगर को आप जेल में तवील अरसे के लिए डाल दें, नवाज़ शरीफ साहब को डाला गया था तो उनकी पार्टी के अंदर से काफ लीग निकल आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाला गया तो उसके अंदर से पैट्रियट्स निकल आए थे। तो ये सिलसिला माजी में भी मौजूद है, ये नहीं है कि अनहोनी को पहली दफ़ा होने लगी है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनासिब तरीके से सियासी दबाव ना बढ़ा सकी और अपनी बात जो है लीगल फोरम से भी, पार्लिमान के अंदर भी, और अगर स्ट्रीट में आना है तो उसके लिए पब्लिक मोबिलाइजेशन ना कर पाई, तो शायद इमरान के लिए मुश्किलात में इजाफा तो कर सकते हैं, कमी नहीं कर सकते। एक ब्रेक ले लें तो आज के प्रोग्राम का हाल से करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दोबारा प्रोग्राम में आगे चलाने के लिए दोहराना चाहूँगा। आज से चंद रोज़ पहले ये ख़बर चलना शुरू हुई कि इमरान को रात गए पिम्स लाया गया। उनके ब्लड प्रेशर बहुत हाई था तो उनको चेकअप के लिए। जब ऐसी ख़बर की हम तस्दीक करने की कोशिश करते हैं तो किसी भी ज़रिए से कोई ख़बर का पता ही नहीं चलता। फिर एक ख़बर किसी चैनल के ऊपर चली कि शायद बैरिस्टर गौहर को मोहसिन नकवी ने बताया था। हमने रिपोर्टर से कहा कि उसकी भी तस्दीक करें, लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि उसकी भी उनको कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो मैं एक अजीबोगरीब अचंभे का शिकार था कि ये ख़बर चल भी रही है और है भी है दुरुस्त के नहीं ख़बर। लेकिन फिर जब हमने इसकी तफसील जानने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ लोगों को पार्टी के अंदर राब्ते किए, फैमिली के लोगों से, जहाँ से भी हमारे रिपोर्टर्स पूछ सकते थे, तो पता चला कि इमरान खान को चेकअप के लिए लाया गया था। ये मैं ऑन एयर आपको तस्दीक कर रहा हूँ कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लाया गया था। अब क्यों लाया गया था उसकी तफसील मेरे पास नहीं है। ब्लड प्रेशर चेकअप करवाने के लिए, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, या उनकी आंख का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस सिलसिले में लाया गया था। उसका एक फर्दर डेवलपमेंट ये हुई कि बाज़ इनके जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ लोग सिंपथाइज़ करते हैं, उन्होंने एक दो ऐसी यूट्यूब बना दी कि इमरान खान पता नहीं है खुदा न खास्ता या नहीं है। तो ऐसी क्यासराई करने से बहुत ही गुरेज करना चाहिए। इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया चेकअप के लिए, और हो सकता है रूटीन एग्जामिनेशन हो सकता है ब्लड प्रेशर ऊपर हो, मेरे पास इसकी तस्दीक नहीं है और मैं इससे ज़्यादा इसके हवाले से कोई कंक्रीट नॉलेज नहीं रखता जो आपको शेयर कर सकूं। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन आम तौर पर इस मामले में ये होती है कि अगर पिम्स हॉस्पिटल में इमरान का चेकअप हुआ किसी भी हवाले से, तो पिम्स हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी, हुकूमत पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, क्योंकि बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी के लीडर के तौर पर उनकी फैमिली का राइट भी बनता है कि उनको पूरे मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाए कि हक़ाइक़ क्या है। उससे स्पेकुलेशन से बचने में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे में हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। सर, ये इमरान वाला मामला, मैं तो कहूँगा कि अगर कोई भी शख्स हो तो उसका ये राइट है कि उसको पूरा इस्तेकाक दिया जाए कि अपनी फैमिली, लॉयर्स, वकला से मिल सके। हेल्थ इश्यूज़ से अगर उनको लाया गया है, उसके ऊपर स्पेकुलेशन जो जिस नोयत की थी, मैं दोहराए नहीं वो सारे लफ्ज़, लेकिन उससे बचने के लिए ज़रूरी ये था कि उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिक की जाए। इसमें कुछ छुपाने की चीज़ थी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, छुपाने की छुपाता वो है जिसके दिल में चोर हो, छुपाता वो है जिसने कोई गलती की होती है। कोई बच्चा भी हो ना, उससे कोई चीज़ टूट जाती है तो वो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो उस चीज़ को छुपाता है और शर्मिंदा होकर बैठ जाता है। अच्छा, यही सिचुएशन आज से कोई 7-8 महीने पहले हुई थी जनवरी में, कि जब गवर्नमेंट ने टोटल डिनाई कर दिया था और ये एक स्टोरी ब्रेक हुई थी। असदुल्ला साहब हैं जो 92 न्यूज़ में होते हैं, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि इमरान खान की एक आंख बीनाई का मसला है, जिसको गवर्नमेंट ने एक हफ्ते तक वेहमेंटली डिनाई किया था और क्या कुछ नहीं कहा था। बाद में पता चला कि वो वाकई सच कह रहे थे और फिर सारी चीज़ें पता चली कि उनकी तो 85% ऑफ बीनाई ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनका 6 बाय मेरे ख्याल में 36 उनका वो था, आई साइट था, विच इज़ 85% ख़त्म हो जाती है। अभी उसी एंकर ने दोबारा ये स्टोरी ब्रेक की है और उसी ने कहा है कि पिम्स में, मतलब उन्होंने कहा पहले हॉस्पिटल में एडमिशन हुई बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर। अब आई एम ऑल्सो अवेयर कि उनकी बहन ने कहा है कि हमारी फैमिली में ब्लड प्रेशर नहीं है। होता है बाज़ फैमिलीज में ब्लड प्रेशर नहीं होता, बट दैट डजंट मीन ब्लड प्रेशर हो नहीं सकता, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपका सर्कमस्टांशियल जो ये सराउंडिंग है या जिन स्ट्रेसेस से आप गुजर रहे हैं वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है, इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी फैमिली हिस्ट्री। लेकिन जिस तरीके से ये ब्रेक हुआ, जिस तरीके से ये झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से ये हुआ है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इमरान खान डिड डेवलप अ ब्लड प्रेशर इंसिडेंस। इमरान खान को, हाँ, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक ठाक है। जो वजाहत साहब ने बात की थी, आई टोटली डिप्लोर समथिंग लाइक दैट फॉर द सेक ऑफ सेंसिटाइजेशन ऑफ समथिंग, या अपने उसके लिए इस किस्म की बात, इस किस्म की चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो, होना ही नहीं चाहिए इस चीज की। वैसी देखिए, अगर कंफर्मेशन नहीं है, मोर द रीजन अवॉइड। और देखें सोर्सेज क्या कोट कर रहे हैं, आग लगाने वाली बात नहीं कर रहे। आई एम सॉरी, आई लाइक हिम एज अ जर्नलिस्ट, बाज मुझे उनकी बातें पसंद है, लेकिन दिस वॉज नॉट वारंटेड। एंड एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वन ऑफ द मेंबर्स, आई टोटली से कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, नहीं करनी चाहिए थी उनको, उस जैसे जर्नलिस्ट को नहीं करनी चाहिए थी। आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि ये हक है उनके फैमिली का। सर, आप किस हक की बात कर रहे हो? पर आपको मैं बताता हूँ, आज के 2 अखबार के, एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एक डॉन में मलिक असद साहब ने लिखा हुआ है और उसका मेरे ख्याल में 8वां पैरा है, जिसमें वो कहते हैं, ये जो अभी पिछले दिनों ये जो जजेस की तकरीरी के दरमियान में जो प्रेसिडेंसी ने रोक के रखा हुआ था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ रही थी, सदर साहब उन समरीज पे बैठे रहे, उस पे वो कहते हैं कि जिस चीज़ पे अब ये लीगल टीम, प्रेसिडेंसी की लीगल टीम, अकॉर्डिंग टू डॉन, उनको ये ऑब्जेक्शन कहते हैं नंबर 1 कि पीपल्स पार्टी का एक भी कैंडिडेट को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, और नहीं, नॉट एक भी, उन्होंने कहा है मोस्ट ऑफ देम हैव बीन रिजेक्टेड, दैट मीन्स सम ऑफ देम हैज बीन एक्सेप्टेड। उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि उनमें से बाज कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये डॉन अखबार का दावा, ये डॉन अखबार का दावा नहीं है, डॉन अखबार ने लिखा हुआ है, साहब रिपोर्ट किया हुआ है, दावा किया है ना उन्होंने। ये बहुत बड़ी स्टोरी है उसके लिहाज से, उसमें ये लिखा हुआ है, 8वां या 9वां उसका पैराग्राफ है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून कहता है कि जो नाइक साहब हैं, उन्होंने 33 कैंडिडेट का किया था। अच्छा, एक कैंडिडेट जिसका अब नाम लिया हुआ है अखबार में, वो कहते हैं कि एडवोकेट रऊफ अता साहब, इनको शुरू में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ट्विस्ट ऑफ स्टोरी देखिए, हमारे एक बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ऑनरेबल भुक्ती साहब, उन्होंने जाके कहा यार जान दो यार, इसको कर लो। फिर उसके बाद उसको 10 वोटों से उसको एक्सेप्ट किया जाता है। कैन यू इमेजिन हमारे जजेस पाकिस्तान के, ट्रिब्यून का दावा है, उनका दावा है। मैं इसलिए साथ साथ कह रहा हूं कि ये समा क्लेम नहीं कर रहा, नहीं समा नहीं कर रहा। देखिए, एक डॉन क्लेम कर रहा है, एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्लेम कर रहा है। अब मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक बात बताएं, क्या इस मुल्क में जुडिशरी अगर इस तरह होगी तो फिर कौन सा उसूल, कौन सा ये अपना क्या हो गया, ये
जो अपना जेल मैनुअल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से सब कुछ, हम किधर, हम मुझे तो नहीं पता कि ये मुल्क अगर इसी तरीके से कि ये मुल्क वाकई इस काबिल होगा कि इसमें कोई शरीफ इंसान रह सके या नहीं। इसके लिए आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो 2-3 कत्ल आप और मैं भी मिलके कर सकते हैं, चलो अकेले नहीं तो मिलके कर सकते हैं, शायद हमें भी कोई अच्छा ओहदा मिल जाए, शायद मैं भी जज बन जाऊं। अच्छा, वैसे इसके ऊपर नैयर बुखारी साहब ने भी शायद कोई समा पे स्टेटमेंट दिए, वो प्रोड्यूसर साहब हम दिखा सकते हैं नैयर बुखारी साहब ने क्या बोला था? जी जी, आप उसको करिए लाइन अप, तो वो मेरे ख्याल से समा के किसी प्रोग्राम में बोल ये वो बातें हैं जो आज के दिन, चूंकि ये 12 अगस्त की शाया हुए खबरें हैं, आज के दिन सारे एंकर्स को इस पे बहस करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं किसी भी सोसाइटी का फंडामेंटल एस्पेक्ट है, विच इज जुडिशरी। प्ले करिएगा जी, नैयर बुखारी साहब क्या कह रहे हैं। ऐसे लोगों को भी एलिवेशन के लिए रिकमेंड किया गया जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनकी जो अपनी रेपुटेशन है वो अप टू द बॉर्डर, अप टू द मार्क नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिनको रिकमेंड किया गया कि जिनके खिलाफ एलिगेशन करप्शन के हैं, तो इसीलिए प्रेसिडेंट साहब ने उस समरी को रोक लिया कि जी इस किस्म के लोगों को तो अपॉइंट नहीं करना चाहिए। फिर साइन क्यों किया? अगर रोक लिया था, जो कि अच्छा किया था, फिर साइन क्यों किया? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नैयर बुखारी साहब जो कुछ कह रहे हैं कि वो अगर वो सच है, नहीं, तो फिर साइन क्यों किया? अगर सच है और प्रेसिडेंसी की लीगल टीम ने उसकी निशानदेही कर दी, सलूट। लेकिन भाई अगर कर दिया तो फिर साइन क्यों किया? साइन करने का मतलब है नाउ यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर व्हाट? इस हाथ दे इस हाथ ले, क्या खूब सौदा नक्त है, इस हाथ ले। देखिए ये वो चीजें होती हैं जो इस मुल्क को डुबो रही हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मिफ्ता साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। हम आगे चल के वो सूबों वाला सवाल भी उठाएंगे। अभी एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि PTI वाले कल प्रोटेस्ट करेंगे अगर इमरान से मिलने नहीं दिया जाता। एक इशू सामने आया था कि इमरान खान को आज से चंद रोज़ पहले दावा आया था पहले, जिसको मैं अब कंफर्म कर रहा हूँ कि उनको पिम्स में चेकअप के लिए लाया गया। हमें एटलीस्ट हमारी रिपोर्टिंग टीम ये बता रही है कि लाया गया। कोई ब्लड प्रेशर था या उनका रूटीन एग्जामिनेशन था, उसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। क्या बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, शाहिद खाकान को भी जेल में डाला गया था, तो क्या उनको ये राइट मिलना चाहिए कि उनकी फैमिली को आगाह किया जाए, उनके पर्सनल फिजिशियन को बताया जाए, उनके लॉयर्स, उनकी पार्टी को बताया जाए, या खामोशी से लाएं रात को 1 बजे, किसी को पता ना चले और ले जाएं वापस? मिफ्ता साहब। सर ये तो सीरियसली सवाल, आप जानते हैं कि इसका एक ही जवाब है कि ज़ाहिर है सबको अपना ये हक मिलना चाहिए, फैमिली को बताना चाहिए। अगर और खान साहब बड़े पाकिस्तानी लीडर हैं, अगर इनकी फैमिली मिलजुल ले, इनके अपने मालिज मिल लें, तो इसमें क्या हर्ज है? मुझे सीरियसली मुझे इसमें कोई हर्ज समझ में नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की जो हम हरकतें करते हैं, ये मुल्क का रेपुटेशन भी बुरा होता है, क्योंकि सारी दुनिया में फिर हमारी जग रसाई होती है। और ये कोई अच्छी बात, हम तारीख भी अच्छी रकम नहीं कर रहे ना। आज हम ये करेंगे तो कल फिर ये चीज़ें वापस आती हैं। हम जानते हैं कि ये चीज़ें आती हैं वापस। खान साहब के दौर की जो चीज़ें हैं वो भी वापस आई हैं, तो ये चीज़ें और भी वापस आएंगी। तो कभी ना कभी हमको ये रवायत, ये रुख तोड़नी पड़ेगी और इस किस्म की हरकतें ख़त्म करनी होंगी। मिफ्ता साहब, आम तौर पर जब हम ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स पढ़ते थे, जिस ज़माने में रिपोर्टिंग करता था, तो वो पूरी तफसील किताबचे पूरे में उनके पढ़ता था, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता था हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अंदर, वो होता था पोलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से। वो इकॉनमी को, एक्सटर्नल अकाउंट को, सारी चीज़ें डिस्कस करके फिर वो पॉलिटिक्स वाली साइड पर आते थे। फिर वो आगे जाके बताते थे कि ये डाउन साइड रिस्क हैं जो आगे जाके पाकिस्तान को मुतासर कर सकते हैं। वी ऑल नो इट। तो हम इसको एड्रेस क्यों नहीं कर सकते कि क्या नून लीग, PTI आपस में इंगेज करके इतना वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बना सकते कि इमरान की किसी से फैमिली से मुलाकात हो जाए या उसके वकील से मुलाकात हो जाए? उससे कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी जो मुलाकात से ना होने से बची हुई है, मुलाकात होगी तो बम फट जाएगा? सर एक तो ये है कि सच्ची बात ये है कि नून लीग अकेली तो प्लेयर नहीं है ये फैसला करने में, आप भी जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से कुछ नून लीग वालों ने कोशिश भी की थी। आप जानते हैं कि हमारे स्पीकर साहब आयाज सादिक साहब की कोशिश थी, जिसके बाद रुबीना साहिबा जो थी, इनकी खान साहब की बहन गालिबन, वो मिली थी खान साहब से। फिर उसके बाद
खान साहब का क्या ट्वीट आया ये भी हमको पता है, उसके बाद ISPR ने क्या कहा ये भी हमें पता है। तो अब मैं क्या कहूँ, मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं आपको सच बताऊँ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हम कौमी मसलों को अना के मसले बना रहते हैं। हमको थोड़ा सा ये बात ज़रूरी है और आपकी बात दुरुस्त है। देखें, ये मूडी वाले या स्टैंडर्ड्स एंड पुअर वाले जो दुनिया भर, नॉट जस्ट पाकिस्तान, दुनिया भर में समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और हमने 4 साल से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं की है, तो शायद इसमें थोड़ा सा हिस्सा पॉलिटिकल अनसर्टनिटी का है। इंस्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, इंस्टेबिलिटी तो है, लेकिन अनसर्टनिटी तो साथ साथ है ना। आज जो हुकूमत बैठी है वो पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में, उसका बयानिया पाकिस्तान में कोई नहीं खरीद रहा। सो कभी ना कभी आपको ये चीज़ें ठीक करनी होंगी, और मैं समझता हूँ कि दोनों हरीफैन अगर अपनी कोशिश करें मुल्क की खातिर, मुल्क के वसीतर मफाद की खातिर, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन और नून वाले सर, अब मैं आपको बताऊँ कि वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उसके जो पुराने लोग हैं, राना सना साहब जैसे, साद रफ़ीक जैसे, अयाज सादिक जैसे, वो तो ये बात समझते हैं कि ये इस किस्म से, इस तरीके से मुल्क चलाना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेड ही आवाज़ सुनी जाती है इनकी पार्टी में। अच्छा, हमने अभी डॉन अखबार का हवाला दिया था और डॉक्टर साहब ने उसका पूरा, वो असद मलिक साहब है जिन्होंने उसको रिपोर्ट किया, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। असद, आपका ये जो पैरा है ये काफ़ी अलार्मिंग किस्म का है। आप कहते हैं कि कुछ जजेस, तो वो उनको लीगल टीम को इतराज़ ये था कि जो PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वस्तगी वाले हैं वो इसके अंदर ड्रॉप कर दिए गए। लेकिन फिर आप आगे जाके आप कहते हैं कि बाज़ जजेस उसमें ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनका रिकॉर्ड है। जी ये इसकी थोड़ी वजाहत तो फरमा दीजिए, ये तो बड़ा ख़तरनाक जुमला है ये। जी, ये नदीम साहब, ये इस तरह से था कि जब इनको परफॉर्मा दिया जाता है तो उसमें उसमें जहाँ पे बाकी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ ये भी होती है कि उनसे पूछा जाता है कि आपके खिलाफ कोई फौजदारी का केस या कोई इस तरह की FIR वगैरह तो नहीं है। तो उसमें कुछ लोग थे जिनके ऊपर जो है माजी में वो FIR वगैरह, कोई 3 थे जिनके ऊपर कोई FIR कटी थी। तो ये मामला जो है जुडिशल कमीशन की मीटिंग में भी जो है वो टेकअप हुआ था। तो उसमें एक मेंबर हैं जो लॉयर्स में से ही हैं, तो उन्होंने जो है इस पे डिफेंड किया था और कहा था कि जी ये छोटे मोटे मामलात हैं, ये FIR जो है ये बाद में ख़त्म हो गई है। तो लेकिन ये जो फिर वहाँ पे जो प्रोसीडिंग हुई थी उसमें आपको भी देखा होगा कि जिसमें सदर जरदारी जो है काफ़ी अर्सा तक जो है वो समरी रुकी रही। तो ये चीज़ें, एक तो ये भी मामला था कि इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नॉमिनेशंस थी वो कोई तकरीबन 25-26 उन्होंने नाम दिए थे। तो एक सिर्फ जो है वो सिंध हाई कोर्ट से उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट जो है, ये अभी जो जजेस बने हैं, तो एक जो थे डॉक्टर शाहनवाज, उनको लिया गया था, बाकी उनकी जो है नॉमिनेशन तकरीबन तमाम ही रिजेक्ट हो गई थी। तो जो फिर ये जो 3 FIRs वाले हैं जिनके खिलाफ अभी भी पेंडिंग FIRs हैं, चाहे वो माइनर केसेस क्यों, FIR ही होती है। जैसे वो रईसानी साहब कहते थे ना, डिग्री होती है, तो FIR भी FIR होती है। वो तीनों जजेस ने ओथ ले लिया? नहीं, वो जो FIRs थी वो कह रहे हैं कि सेटल हो गई थी, और उनमें किसी को कोई फैमिली का इशू था, कोई इस किस्म का था, तो वो सेटल हो गई थी। तो मेरी इस पे जो है वो बात भी हुई थी, ये रुका रहा था कुछ मामला। जब इधर तो प्रेसिडेंसी भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये उनका ये ख्याल था कि अगर कोई FIR हो जाए, शुरू में तो उस पर रोका था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा जी कि कोई अगर FIR हो जाए और उस पर अगर आपकी कन्विक्शन ना हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता, जब तक आपको सजा ना हो तो आप ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। सही। असद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज से चंद रोज़ पहले मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की थी और उसका आज शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया है, और काफ़ी बचा के जवाब दिया। दिखाएगा जी क्या जवाब। मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है,
वाह वाह वाह। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा, वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। मोहसिन नकवी साहब को शबाना रोज़ मेहनत जो है शहबाज साहब की वो पसंद नहीं आई थी। उन्होंने कहा क्या था वो भी दिखा दें। हम समझते हैं नौजवानों को टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। वो आपसे कोई टैबलेट या 2-4 हज़ार रुपया महीना नहीं मांग रहे, वो 2-4 हज़ार डॉलर महीना कमा सकते हैं, सिर्फ आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें। डॉक्टर मायूं साहब, अभी मिफ्ता साहब ने भी कहा कि ग्रोथ नहीं कर सकी PMLN। 4 साल की जो एवरेज ग्रोथ है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी कम है। तो हम इन वो जो कॉकरोचेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो कॉकरोचेस हैं उनके लिए हम एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सिलेक्शन थी वही गलत थी ना। जब आप उन लोगों को जिन्होंने मुल्क को 1985 से लेके 2018 तक, अकॉर्डिंग टू, मैं नहीं कह रहा अभी ये, वो आतिफ मियाँ कह रहे हैं कि इन लोगों के दौर में पाकिस्तान जो अपने रीजन में सबसे आगे था, इन दोनों के दौर में पाकिस्तान अपने रीजन में सबसे पीछे रह गया। अब जब उन दोनों हुकूमतों को लेकर आए तो पाकिस्तान जहां था उससे 10-15 साल पीछे चला गया है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड? अब इमरान खान ने वैसे नहीं कहा था, एक तो ये अनपढ़ हैं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। लैपटॉप एक मशीन है, वो नॉलेज है जो उस मशीन को कैसे यूज करती है वो उसको करते हैं। आपने लोगों को वो नॉलेज और वो एनवायरनमेंट देनी है। मैं आपको लैपटॉप दे देता हूं और यहाँ पे मैं बिजली बंद कर देता हूं, आप लैपटॉप इस्तेमाल कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। मैं आपको लैपटॉप दे दूं और आपको एनवायरनमेंट ना दूं, जो ही आप कहीं कोई काम करने लगो, किसी के साथ डील करने लगो, बिजली चले जाए, आपकी वो डील खत्म हो जाए। मैं आपको लैपटॉप दे दूं और आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसमें हर थोड़ी देर बाद कटिंग आ रही हो, आप यहां से ब्लू एरिया जैसे 0 पॉइंट तक जाते हुए 2 मिनट की बात आप उस पर नहीं कर सकते, वाईफाई के ऊपर नहीं कर सकते या व्हाट्सएप के ऊपर नहीं कर सकते, अगर आपने इंटरनेशनल कॉल करनी है नहीं कर सकते। ये वो एनवायरनमेंट है जिसकी बात मेरे ख्याल में शायद वो लोग बात कर रहे थे कि जी टैबलेट नहीं वो चाहिए। मैं आपको वो जो कहते हैं ना कि डोंट टीच, वो क्या कहते हैं, डोंट गिव हिम द फिश, टीच हिम हाउ टू कैच द फिश। इसको ये समझ नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली 18 घंटे लुक बिजी डू नथिंग वाली बात है, और वो सही बात की थी। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला, एक बात याद रखें, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला, जब हम कहते हैं ना कि जब इनको ये किया, अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज किया है, यही तो ना शहबाज स्पीड था ना, वो स्पीडी गोंजालेस की तरह हो गया, उसका कोई फायदा नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब, सर जो 4 साल की ग्रोथ है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हमारे सामने है, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का और पॉवर्टी की इस वक्त आपको क्या सूरत हाल नजर आती है? सर, अनएम्प्लॉयमेंट हुकूमत के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से पाकिस्तान में 21 साल की हाईएस्ट है, और पॉवर्टी पाकिस्तान में 20 साल कम हुई, उसके बाद पिछले 6 साल से बढ़ रही है, और आज जो है वो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। 29% पाकिस्तानी जो हैं उनको 8,485 रुपये से कम मुहैया है वसाइल माना। तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। ये जो बात आपने फरमाई कि ग्रोथ हमारी जो है वो पर कैपिटा ग्रोथ जो है वो 4 सालों में से 1.2% एक्चुअली कम हुई है। नदीम भाई, मैं ऐसे देख रहा था कि सन 2000 में हम पाकिस्तान की जो इनकम थी वो हिंदुस्तान से एवरेज पे पर कैपिटा बेसिस पे तकरीबन 43% ऊपर थी। आज वो तकरीबन हमसे डबल है, 94% हमसे ऊपर है। तो मैं ये समझता हूँ सर कि ये एक सिस्टम की फेलियर है, निज़ाम का फेलियर है, हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है। और हमने बहुत सारे चेहरे बदल लिए। हमने हाइब्रिड देख लिया, हाइब्रिड प्लस देख लिया, माशाल्लाह देख लिया, जरदारी साहब, मियाँ साहब, शहबाज साहब, खान साहब, और दरमियान में बहुत सारे केयरटेकर्स। हमने तरक्की नहीं देखी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर थोड़ा बहुत ठीक या थोड़ा बहुत ख़राब नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा निज़ाम इतना ख़राब हो गया है कि हम कुछ भी कर लें सर, हम एक दलदल में जा रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं दुनिया के, और हमको निज़ाम बदलना पड़ेगा। जिस मुल्क में 2,50,00,000 फिर तो मोहसिन नकवी ने सही कहा ना सर कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, कुछ और करना पड़ेगा, रीसेट चाहिए। तो रीसेट क्या करें सर? सर, एक तो उन्होंने बात की सूबों बनाने की या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की। हम तो नहीं समझते, मैं तो नहीं समझता कि इस वक्त जो है वो सूबों की बाउंड्रियों को चेंज करना चाहिए। ख़ास तौर पे सिंध के अंदर बिल्कुल इसका कंसेंसस नहीं है।
और मैं छोड़ दें पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के मफाद को मैं नहीं देख रहा हूँ, जाहिर है वो अपने मफाद की बात करते हैं, मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिंध में इस बात की बाइन नहीं है। और बलूचिस्तान में इस वक्त कशीदगी है, केपी में टेररिज्म है, कश्मीर में पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमको एक मक्खी के छत्ते में हाथ डालना चाहिए। हम ये समझते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना लें डिविजन्स के तौर पे, और हर डिविजन्स को डायरेक्ट वफाक से फंडिंग मिल जाए जो उसका हक है, और डिविजन्स जो हैं उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दें और मुतअद्दिद बार करवाते रहें, और जो जीत रहा है उसको हुकूमत दे दें, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेप हो जाएगा। देखें, दिस इज अ वेरी नेसेसरी रिफॉर्म, द फर्स्ट रिफॉर्म, यस, बट नॉट द इंटायर रिफॉर्म। मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है। फिर आपको तालीम के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, स्कूल वाउचर्स लाने पड़ेंगे, गरीब बच्चों को पैसे दे के प्राइवेट स्कूलों में जाने की इजाज़त देनी पड़ेगी, बहुत सारी और चीज़ें करनी पड़ेगी। 15-20 साल का प्लान होना चाहिए। 15-20 साल की हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 15-20 साल का प्लान होना चाहिए कि जो बच्चा आज, देखिए सर, इस साल भी जो है ना हमारी 70 से 80 लाख बच्चे पैदा होंगे। 4 साल बाद हमको स्कूल में बिठाना होगा। पिछले साल भी इतने बच्चे जो थे उनको स्कूल में 3 साल बाद डालना होगा। आपके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर ऑलरेडी हैं, आप कहाँ से डाल सकेंगे? हम तो इस चीज को देखते नहीं है। आपकी पॉपुलेशन जो है वो जिस तेजी से बढ़ रही है, हम नहीं संभाल सकते उसको। ना हम कोई पॉपुलेशन प्लानिंग का काम करते हैं, ना हम सेहत को बेहतर करते हैं। आपने सुना है कि 330 बच्चे तौसा शरीफ के अंदर HIV इन्फेक्शन कर दिए, 120 लोग वली का हॉस्पिटल कराची के अंदर HIV इन्फेक्शन हो गए क्योंकि यूज नीडल इस्तेमाल की थी। सूबों के पास वाफर पैसा है। केपी के अंदर भी कोई हुक्मरानी जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है वो PTI को बरी जमाई समझा जाता है किसी हुक्मरानी की जिम्मेदारी से, क्योंकि वो एक नैरेटिव उनका हर हाल चलता है पाकिस्तान में, हुकूमत का नैरेटिव भी नहीं चलता। तो हमको कभी ना कभी अब सबको साथ बैठना पड़ेगा। ये जो बात शायद अब्बासी साहब बहुत अरसे से कर रहे हैं, और अब मोहसिन साहब ने भी कही कि साथ बैठ के कोई आगे की बात करो कि यार ये इतना बड़ा मुल्क है, अल्लाह की मेहरबानी से। डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर हुमायूं साहब, मिफ्ता साहब ने बहुत अच्छी बातें की। अगर एक बात मैं इनकी पकड़ लूँ तो इन्होंने कहा डिवीजन की सतह पर हुकूमत बनाएं और जिसको जो वोट पड़ता है उसको हुकूमत बनाने दें, तो ये मसला ही पाकिस्तान का हल हो जाएगा। जिसको जो वोट डालता है उसको हुकूमत बनाने दें। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल सी बात ये, अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको मैं 50,000 लोग आपके नीचे रखूं या 500 बंदा आपके रखूंगा, आप दोनों में अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके लिए मेरिट ज़रूरी है, जो कि मिफ्ता साहब ने बात की है। पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो मेरिट पे बेस नहीं करता, पॉलिटिकल निज़ाम मेरिट पे बेस नहीं करता। हम यहाँ पे डंडी मार के एक को या डंडी मार के दूसरे को या बिल्कुल ही वो सब कुछ हटा हुटू के वो ले आते, ये सिस्टम नहीं करेगा। और ये सिस्टम इसलिए नहीं करेगा कि ये जुल्म के ऊपर चलता है। अल्लाह ताला का उसूल है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मेरे लिहाज से अगर आपने इसको ठीक करना है, 2 चीज़ें। एक, वो जो कहते हैं ना, साइंस में कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आपको करना चाहिए। सो एविडेंस बेस्ड डिसीजन ये है कि बाज़ ममालिक हैं जो कि बहुत बुरे हालत में थे, क्या हुआ, ट्रूथ कहा हर एक ने, उसके बाद रिकंसाइल किया और उसके बाद वो आगे गए और वो ममालिक बहुत बेहतर होते गए। पाकिस्तान को शुक्र करना चाहिए, अभी जो मिफ्ता साहब ने बताया इंडिया का और पाकिस्तान का, ये शुक्र करना चाहिए कि इंडिया उतना ही करप्ट है जितने पाकिस्तान में करप्शन है, वरना इंडिया आज पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया होता। पाकिस्तान को अगर अपने आप को ठीक करना है, नंबर 1 पॉलिटिकल मेरिट लाना है। उसके लिए एक ही चीज है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सिस्टम। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी बेसिक फंडामेंटल चीज है वो जुडिशरी है। आपके जजेस के अंदर, अनफॉर्चुनेटली हम जजेस के अंदर हम कहते हैं, अभी आपने उनको सुना है कि भाई उनके अंदर कहा गया कि ये कोई मेजर केसेस नहीं है या मेजर प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होंगे, और मैं समझता हूं हमारे मुल्क में। लेकिन हम यहां पे उन जजेस को ले रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान वो बनेंगे। अब उनके लिए इमैक्युलेट कंडीशंस होनी चाहिए, उसमें इफ्स एंड बट्स तो होने नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है उसके साथ ज्यादती हो जाए, लेकिन यू हैव टू बी श्योर कि मैं जजेस ले रहा हूं हाईएस्ट, उनके जो होते हैं ना वो मॉरल वैल्यूज होने चाहिए।
बेहतरीन तरीके से उनके अंदर वो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। अब फिर हम समझते हैं कि ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। नहीं बाबा, ये सिस्टम ना ठीक होगा, ना हुआ है, ना आइंदा होगा। हमें वाकई बैठ के अपने आप को देखना पड़ेगा, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के सच बोलते हुए अपने आप से पूछना पड़ेगा क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मिफ्ता साहब, एक बहुत सीरियस मैटर ये है कि जो यहाँ एजुकेटेड यूथ है उनके पास अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल हो ही नहीं सकती कि आप बच्चों को पढ़ा लिखा के ग्रेजुएट करके मास्टर्स करके सड़कों पे छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास अब मजदूरी भी नहीं है, तो क्या करेगा वो बच्चा। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर पता नहीं ना जाने क्यों ख़त्म ही हो गई हैं। ग्रोथ रेट जीडीपी भी नीचे चली गई। क्या करें ऐसा कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इस यूथ को दें जिसको होप मिल जाए। सर गुजारिश ये है कि देखें, ये यूथ जिसको इंडियन चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा था, ये हमारी कौम का मेहमान है, इसके ऊपर कौम चलेगी, ये हमको समझना चाहिए। हम एक तरफ आपको पता है कि बड़ी खुशी मनाते हैं कि रेमिटेंस बढ़ गई, और अच्छी बात है रेमिटेंस बढ़ गई आगे, लेकिन रेमिटेंस क्या होती है? एक्सपोर्ट ऑफ लेबर ही होती है। आज हमारा पाकिस्तानी बच्चा जो है वो बाहर इसलिए जाता है कि उसको यहाँ नौकरी नहीं मिलती, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे मईशत के अंदर रिटर्न ऑन स्केल ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो लोग वहाँ बिजनेस कर रहे होते हैं, पाकिस्तानियों को वहाँ जाना पड़ता है। आप देख लीजिए कि लबनान से खुदा न खास्ता कभी यूनान जाते हुए, सॉरी लीबिया से यूनान जाते हुए, स्पेन जाते हुए अगर कश्ती उलटती है तो बच्चे कौन होते हैं जो मरते हैं? पाकिस्तानी निकलते हैं इसमें। तो ये शर्म की बात है। अब आपको क्या करना चाहिए? टैक्स कम कर दें, हुकूमत की फुटप्रिंट को कम कर दें। सिर्फ टैक्स नहीं कम कर सकते क्योंकि अखराजात नहीं कम करे आपने, अखराजात कम करें, हुकूमत के टैक्स कम करें, बिजली और गैस जो है वो इंटरनेशनल रेट्स पे दें कि यहाँ फैक्ट्रियाँ लगने पड़े। 4 साल के अंदर आज हम 2022 के एक्सपोर्ट पे नहीं है। एक्सपोर्ट टू जीडीपी जो रेशो हमारा एक ज़माने में 14% होता था, आज वो 8% हो गया। हमारी जीडीपी के तनासब से हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन आधी हो गई है। एक ज़माने में हम कोरिया जितना एक्सपोर्ट करते थे 50 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, आज हम वियतनाम जितना एक्सपोर्ट करते थे वो आज हमसे 11 गुना ज़्यादा है, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा है। तो ना आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप तो सिर्फ लेबर ही बेच सकते हैं। तो आपने तो यहाँ पे लोगों को क्या नौकरियां दी हैं? जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इंटरनेट पे तो आप हर वक्त कभी ना कभी कोई ना कोई मसला हो रहा होता है। हमको पहले हुकूमत को भी एक फिक्र होती है, क्योंकि हुकूमत, मुझे पता है, मैं खुद वजीर रह चुका हूँ कि हुकूमत के पास इतने खसारे होते हैं और इतने खर्चे होते हैं कि हुकूमत की हर वक्त कोशिश होती है कि पैसे ले ले। अभी तो कोई बिजनेस शुरू नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस शुरू किसी ने करा, या किसी ने कोई डिलीवरी का बिजनेस शुरू करा, या कोई भी नया बिजनेस, ये करीम टाइप की चीज़ें या ऊबर टाइप की चीज़ें पाकिस्तान में आई, तो हमारी एफडीआर को पहले होता है कि यार पहले मैं इससे टैक्स ले लूँ। वो बिजनेसेस कभी इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं होती क्योंकि हमको टैक्स लेने की फिक्र होती है। तो थोड़ा सा अगर हम हुकूमत के अखराजात कम करें, हुकूमत का फुटप्रिंट छोटा करें, थोड़ा सा जो है वो हम जो एलीट कैप्चर से बाहर निकलें। एलीट कोई मतलब चाहे वो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, ख़ास तौर पे मैं जानता हूँ कि ये बड़े बड़े लोगों की होती हैं, लेकिन इनको हर वक्त मराद देते हैं जब आप पाकिस्तानी अवाम के कॉस्ट पे, जैसे आपने इस बार उनको दिया, रिफाइनरीज को दिया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया, यहाँ पे दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर से आपने उनको और तोहफे दे दिए। इस किस्म की हरकतें छोड़ दें तो फिर शायद कुछ मुल्क आगे बढ़ेगा। ये हरकतें छोड़ दें तो शायद हम सही हो जाएं, लेकिन हम ये छोड़ने पे तैयार नहीं है सर। मिफ्ता इस्माइल साहब, डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।